अभी हम लोग क्लास 11th का इंग्लिश कोर जो सब्जेक्ट है उसका हम लोग मॉडल सेट को सॉल्व करने वाले हैं। ये मॉडल सेट 1 है। ये मॉडल सेट 1 है क्लास 11th और 2023 के लिए है इंग्लिश कोर सब्जेक्ट का। मार्क्स से 40 और ये सेट 1 है ना। हम लोग को मालूम है कि हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क मिलने वाला है। चलिए सबसे पहले हम लोग पैराग्राफ में चलते हैं। पैराग्राफ क्या कहता है? पैराग्राफ को समझना है और उसका हम लोग आंसर करेंगे और थोड़ा आपको समझ में भी आएगा, है ना। थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, दिखेगा आपको बढ़िया से। चलिए ये पैराग्राफ क्या कहता है समझते हैं, शब्दों को भी समझेंगे हम लोग। देखिए उससे पहले मेरा एक रिक्वेस्ट होगा आप सबसे, जो जो चैनल में नहीं जुड़े हैं अभी तक वो लोग जल्दी से चैनल में जुड़ जाइए, क्योंकि हम लोग क्लास 11th और 12th का भी आगे जा करके हम लोग बहुत सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग मिस नहीं कीजिए और साथ में हम लोग साथ में पढ़ेंगे, बहुत अच्छा से हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका पैसेज। तो पैसेज में है हातिम ताई इज नेम दैट इज एसोसिएटेड विथ जेनरसिटी एंड चिवालरी। ठीक है, तो यहां पर बात होता है हातिम ताई। हातिम ताई का जो नाम है वो संबंधित है, एसोसिएटेड है, संबंधित है। जेनरसिटी मतलब उदारता, उदारता, और चिवालरी मतलब होता है शौर्य से। चिवालरी मतलब शौर्य, तो शौर्य और उदारता से यह नाम संबंधित है, एसोसिएटेड है। हिज लीजेंड्स, लीजेंड्स मतलब उसकी जो कहानी है, कथाएं हैं हातिम ताई के विषय में, आर पॉपुलर, ये प्रसिद्ध है थ्रू आउट द अरब एंड एशियन नेशंस। तो अरब जो देश है और जो एशिया के जो राष्ट्र हैं, जो देश है, उनमें इनका जो कहानी है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, पॉपुलर है। हिज ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर मतलब होता है दादाजी, उसके ग्रेट ग्रैंडफादर मतलब उनके परदादा जी, इस्टेब्लिश्ड उन्होंने स्थापित किया था अ प्रॉस्परस, प्रॉस्परस मतलब होता है समृद्ध, समृद्ध एंड पीसफुल किंगडम, एक शांतिपूर्ण राज्य को स्थापित किया था। कब? तो तब जब उन्होंने हराया था, डिफीट किया था। डिफीट करना मतलब हराया था किसको? टायरेंट। टायरेंट मतलब होता है निर्दयी। टायरेंट मतलब होता है, यहां पर साइड में लिख देता हूं, टायरेंट मतलब निर्दयी या तानाशाह कर सकते हैं, जो अपना मर्जी में जो होता है वैसा डिसीजन लेता है, तो वैसा राजा को निर्दयी तानाशाह को हम लोग टायरेंट कहते हैं, मतलब बदमाश कह सकते हो, निर्दयी। किंग था कहाँ का? यमन का। तो यमन का राजा को किसने हराया था? तो हराया था हातिम ताई के परदादा जी ने हराया था, और वहां पर एक समृद्ध और शांतिपूर्ण राज्य की स्थापना की थी। द डे हातिम ताई वॉज बॉर्न, जिस दिन हातिम ताई का जन्म हुआ था, ही शोड द साइंस, साइंस मतलब चिन्ह, उन्होंने वो संकेत दर्शाया, चिन्ह दर्शाया, जनरसिटी, जनरसिटी मतलब हो गया उदारता का। एज ही रिफ्यूज्ड, क्योंकि उसने अस्वीकार कर दिया था, टू टेक हिज फीड, अपना भोजन को लेने से उसने अस्वीकार कर दिया। ठीक है, तो मतलब वो भोजन ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? उसका कारण यहां पर बताया हुआ है, हातिम ताई भोजन नहीं करेगा। फेमस एस्ट्रोलॉजर्स, फेमस मतलब प्रसिद्ध, एस्ट्रोलॉजर्स मतलब ज्योतिषी, तो जो मुख्य जो फेमस जो ज्योतिषी है, वेर कोल्ड इन टू स्टडी हिज बर्थ चार्ट, उनको बुलाया गया था क्या चीज का अध्ययन करने के लिए? उसके जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए। बर्थ चार्ट मतलब जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए। किसका? हातिम ताई का। दे डिक्लेयर्ड, उन्होंने घोषणा किया कि हातिम विल ग्रो अप टू बी द मोस्ट जेनरस मैन। तो ज्योतिषियों ने घोषणा किया कि हातिम जो है वह सबसे ज्यादा जेनरस, सबसे ज्यादा उदार व्यक्ति के रूप में जाना जाएगा, वो आगे जाकर के बनेगा। ही विल सर्व मैनकाइंड, वो सेवा करेगा मानव जाति का। ही विल नॉट टेक हिज फीड अलोन और एवर ईट इफ समवन नियर हिम इज हंग्री, वो कभी भी भोजन अकेले नहीं करेगा। अलोन, अलोन मतलब अकेले, वो कभी भी खाना अकेले नहीं खाएगा, या उसके नजदीक अगर कोई भूखा है तो वो भोजन नहीं करेगा। यह हातिम ताई का के बारे में कहा गया ज्योतिषियों ने, मतलब वो बहुत ज्यादा उदार रहेगा। यू मस्ट फीड अदर्स, आपको अवश्य ही दूसरों को भोजन खिलाना पड़ेगा। फॉर हिम टू टेक हिज ऑन फूड, अगर उसे भोजन कराना है तो हातिम ताई को भोजन कराना है तो पहले आपको अन्य को भोजन कराना पड़ेगा। ऑन हियरिंग दिस, जब ये जो ज्योतिषों की बात हातिम के पिताजी सुने, ऑन हियरिंग, हियर करना मतलब सुनना, हातिम ताइज फादर, उनके पिताजी जब सुने,
टुक चार्ज, तो उन्होंने चार्ज ले लिया, उन्होंने अपने चार्ज ले लिया मतलब कि अपने गिरफ्त में ले लिया, गिरफ्त कहना थोड़ा गलत होगा, टुक चार्ज मतलब कि उन्होंने दायित्व ले लिया, है ना। चार्ज ले लिया मतलब ड्यूटी का जैसे चार्ज मिलता है, तो वैसे उन्होंने अपने दायित्व में ले लिया, ऑफ ऑल द चिल्ड्रन, सभी बच्चों का जो जन्म लिए थे सेम डे एज हातिम, तो हातिम का जिस दिन जन्म हुआ था उसी दिन जितने भी बच्चे का जन्म हुआ था सबका दायित्व चार्ज हातिम के पिताजी ने ले लिया। दे वेर ब्राउट इन द कोर्ट, उन्हें भी कोर्ट में लाया गया, मतलब उस जगह लाया गया, एंड फेड, और उनको भी भोजन खिलाया गया, बाय द सेम नर्स, उसी नर्स के द्वारा जिस नर्स को रखा गया था हातिम का ध्यान रखने के लिए, हु वाज केप्ट फॉर हातिम। देयर आफ्टर, इसके बाद हातिम टू हैप्पीली, हातिम बहुत खुशी पूर्वक टुक हिज फीड, तब वो भोजन करना शुरू कर दिया। समझ में आ रहा बात? तो जब तक अन्य बच्चा सब कोई नहीं खाया तो हातिम भी खाना नहीं खा रहा था, तो ये पैसेज इस तरीके से लिखा गया। चलिए अब इससे संबंधित क्या क्या क्वेश्चन है ध्यान से समझते हैं हम लोग। हु डिफीटेड द टायरेंट किंग ऑफ यमन, तो निर्दयी जो राजा था यमन का, उसे किसने हराया, किसने हराया, तो किसने हराया था, हातिम ताई के ग्रेट ग्रैंडफादर ने। देखिए कहां पर लिखा है, यहां पर लिखा है, यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, हिज ग्रेट ग्रैंडफादर, हिज मतलब किसका, हातिम ताई का ग्रेट ग्रैंडफादर, परदादा जो है, उन्होंने हराया था टायरेंट किंग ऑफ यमन को। ठीक है, तो पहला का आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, हातिम ताई वाज द किंग ऑफ, तो हातिम ताई कहां का राजा था, तो ऑब्वियसली यमन का, क्योंकि उसके दादाजी ने कौन से राजा को हराया था, यमन के राजा को, तो जिस राजा को हराया वही राजा ने अपना हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा यमन। व्हाट हैपेंड आफ्टर हातिम ताई वाज बोर्न, क्या हुआ जब हातिम ताई जन्म लिया था, तो वो खाने से मना कर दिया था, भोजन करने से मना कर दिया था, है ना, कहानी में पढ़ा हमने। तो ही रिफ्यूज टू टेक हिज फीड, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हु वेर कोल्ड टू स्टडी द बर्थ चार्ट ऑफ हातिम, तो हातिम का जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए किन्हें बुलाया गया था, तो यहां पर सिंपल सा लिखा हुआ है किन्हें बुलाया गया था, देखिए यहां पर लिखा गया था, फेमस एस्ट्रोलॉजर्स वेर कॉल्ड इन टू स्टडी हिज बर्थ चार्ट, हातिम ताई का बर्थ चार्ट को अध्ययन करने के लिए फेमस एस्ट्रोलॉजर्स मतलब मुख्य ज्योतिषियों को बुलाया गया था, तो कौन सा सही हो जाएगा, एस्ट्रोलॉजर्स, ज्योतिषियों को बुलाया गया था। हु टुक द चार्ज ऑफ ऑल द चिल्ड्रेन बोर्न ऑन द सेम डे एज हातिम, तो किन्होंने जिम्मा ले लिया था, जितने भी बच्चे जो जन्म लिए थे हातिम के ही दिन में, हातिम जिस दिन जन्म लिया था उसी दिन जो अन्य बच्चे भी जन्म लिए थे, तो उनका सबका जिम्मा किन्होंने ले लिया था, तो किन्होंने लिया था, हातिम के पिताजी ने, किन्होंने लिया था, हातिम के पिताजी ने। देखिए यहां पर लिखा हुआ है, देखिए कहां लिखा हुआ है, कहां लिखा हुआ है, यहां पर, हाँ, हातिम ताइज फादर टुक चार्ज, दिख रहा है आपको, एक बार अंडरलाइन कर देते तो ज्यादा ध्यान जाएगा। हातिम ताइज फादर टुक चार्ज ऑफ ऑल द चिल्ड्रेन बोर्न ऑन द सेम डे एज हातिम, ये ना पूछ रहा है, तो किन्होंने जिम्मा लिया था, किन्होंने चार्ज लिया था, हातिम ताई के पिताजी ने, तो ऑप्शन में कौन सा सही हो जाता, हातिम ताइज फादर। अब देखिए यहां पर क्या है, एब्रिवेशंस आर फ्रीली यूज्ड इन, तो एब्रिवेशन शब्द करके बहुत बार यूज होता है, तो एब्रिवेशंस का मतलब होता है कोई भी बड़ा सा शब्द है उसे छोटा करके जब लिखा जाता है तो उसको कहा जाता है एब्रिवेशंस। जैसे यूएसए, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एब्रिवेशन है, संक्षिप्त रूप है यूएसए। तो यहां पर कहता है एब्रिवेशंस आर फ्रीली यूज्ड इन, तो एब्रिवेशंस का यूज हम लोग कहां पर करते हैं, तो जब हम लोग को नोट बनाना पड़ता है, नोटिस राइटिंग में एब्रिवेशंस यूज नहीं होता है, लेटर राइटिंग में एब्रिवेशंस यूज नहीं होता है, आर्टिकल राइटिंग में एब्रिवेशंस यूज नहीं होता है, नोट बनाना मतलब छोटा करके लिखना, तो जब नोट बनाया जाता है तो उसमें हम लोग एब्रिवेशंस का यूज करते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होता है सी। अगला क्वेश्चन कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ समरी राइटिंग, समरी मतलब जो छोटा करके जो लिखा जाता है, संक्षिप्त करके पैसेज बड़ा सा दिया जाता है और उसका छोटा करके लिखना रहता है, तो समरी राइटिंग में का कौन सा हिस्सा नहीं है, तो समरी राइटिंग का कौन सा हिस्सा नहीं है, यूजिंग योर ओन वर्ड्स, क्या अपने शब्दों में लिखने का, तो अपना शब्द में तो लिखना ही है तभी तो छोटा होगा, सेम टू सेम तो नहीं लिख सकते पैसेज का या किताब का। एग्जैक्ट वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट, हाँ एग्जैक्ट वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट, तो किताब का पूरा शब्द को हम लोग सेम टू सेम नहीं लिख सकते हैं। इंक्लूडिंग मेन आइडियाज ओनली, तो इसको तो शामिल किया जाता है, मेन मुख्य विचार को ही शामिल किया जाता है समरी में, तो कौन सा नहीं है, तो नहीं में ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। समरी बीइंग शॉर्टर देन द टेक्स्ट, सही बात है, समरी जब भी होता है तो जो कहानी है
या जो किताब का जो टेक्स्ट है उससे छोटा ही रहता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी वाला। अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। व्हाट इज द रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ एन आर्टिकल? तो आर्टिकल, आर्टिकल आपको कहाँ मिलता है? तो कोई मैगजीन होता है या न्यूज़पेपर होता है, समाचार पत्र, उसमें देखिएगा लेखक लोग अपना अपना आर्टिकल लिखते हैं। तो आर्टिकल, व्हाट इज रिटन एट द बिगिनिंग, सबसे शुरू में आर्टिकल का क्या लिखा जाता है? तो सबसे शुरू में आर्टिकल का टाइटल लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? टाइटल। तो टाइटल हो जाएगा सही। आर्टिकल्स आर नॉट मेंट फॉर, आर्टिकल्स किसके लिए नहीं होता है? तो यहां पर लिख रहा है, देखिए न्यूज़पेपर, हाँ न्यूज़पेपर के लिए तो होता है, न्यूज़पेपर में ही ना आर्टिकल छपता है। मैगजीन्स तो इसमें भी होता है। जर्नल्स, जर्नल्स मतलब होता है जो कुछ शोध करता है, कुछ टॉपिक पर जब आर्टिकल लिखा जाता है, जो शोध करते हैं बच्चे, तो उसको जर्नल्स कहते हैं। तो जर्नल्स पर भी लिखा जाता है, उसके लिए भी आर्टिकल होता है। किसके लिए नहीं होता है? लॉ बुक्स के लिए नहीं होता है, नॉट मेंट फॉर। तो किसके लिए? लॉ बुक्स, कानून का पुस्तक, यह सब के लिए नहीं होता है। अगला कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट, फिर से नॉट अ कंपोनेंट ऑफ अ लेटर टू एडिटर। तो जब एडिटर को लेटर लिखा जाता है तो उसका कौन सा भाग नहीं होता है? इनमें से कौन सा भाग नहीं होता है? तो सैल्यूटेशन, यानी कि सर मैडम ऐसे करके तो लिखते हैं हम लोग। डेट, डेट भी लिखते हैं लेटर में। सिग्नेचर, वो भी लिखा जाता है, सिग्नेचर किया जाता है ना, कौन लिख रहा है एडिटर को। तो कौन सा चीज नहीं होगा? ए वाला। तो ए वाला नहीं है, टाइटल नहीं लिखा जाता है लेटर टू एडिटर में, कभी भी टाइटल नहीं दिया जाता है। तो ये चीज याद रखना आप। अगला क्वेश्चन में अगर चलते हैं, इन अ रिपोर्ट राइटिंग, जब भी रिपोर्ट राइटिंग लिखा जाता है, रिपोर्ट मतलब क्या है? जैसे पेपर में, न्यूज़पेपर में कुछ घटना हो गया, जैसे कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ घटना हो गया, तो उसके लिए रिपोर्ट लिखा जाता है न्यूज़पेपर ये सब में। तो जो नरेशन है, नरेशन मतलब जो वो बताया जाता है कि इतने लोग मर गए या इतना का दुर्घटना हो गया, इतने लोग घायल हैं, ऐसे करके, ऐसा घटना जो है इज ऑलवेज रिटन इन, तो उसको हमेशा किस में लिखा जाता है? तो उसको हमेशा लिखा जाता है, याद रखिएगा, इमीडिएट पास्ट फॉर्म। तो पास्ट फॉर्म में ही लिखा जाता है, लेकिन वो पास्ट फॉर्म का इमीडिएट पास्ट फॉर्म, क्योंकि तुरंत में कुछ घटना हुआ, तुरंत में उसका रिपोर्ट बनाना पड़ता है। तो इमीडिएट पास्ट फॉर्म होगा, प्रेजेंट फॉर्म में तो हो नहीं सकता है। फ्यूचर में, फ्यूचर के लिए कौन बता सकता है कि एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म मतलब कि अभी तुरंत में एक्सीडेंट हो रहा है, ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो कौन सा सही होगा? इमीडिएट पास्ट फॉर्म। ठीक है, इसका आंसर डी होगा। वी शुड नॉट इंक्लूड डैश इन रिपोर्ट राइटिंग, तो रिपोर्ट राइटिंग में हमें क्या चीज को शामिल नहीं करना चाहिए? तो कौन सा चीज को शामिल नहीं करना चाहिए? डाटा। तो डाटा तो कलेक्ट होता है, शामिल होता है। इंफॉर्मेशन बाय विटनेस, विटनेस मतलब होता है गवाह। कुछ एक्सीडेंट हो गया, चाहे कुछ मर्डर हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, तो उसके लिए जो गवाह रहता है उसका सूचना को भी शामिल किया जाता है। नॉन ऑफ गवाह नहीं। यहां पर कौन सा चीज को शामिल नहीं किया जाता है? पर्सनल कमेंट्स, जो व्यक्तिगत जो कमेंट, जो टिप्पणी किया जाता है, उसको कभी भी रिपोर्ट में शामिल नहीं किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अब कुछ ग्रामर पोर्शन का यहां से क्वेश्चन है। देखिए ग्रामर पोर्शन से क्या क्या है। मेनी टीचर्स कंप्लेन अबाउट देयर स्टूडेंट्स दीज डेज, तो कौन सा हो जाना चाहिए? दीज डेज, है ना। दैट डेज नहीं होगा, दिस डेज नहीं होगा, दोज डेज नहीं होगा, क्या होगा? दीज डेज। तो दीज सही होगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। देखिए रवि इज नॉट एट होम, रवि घर में नहीं है। ही डैश आउट प्लेइंग फुटबॉल, तो ही के साथ क्या जुड़ जाना है? इज, क्योंकि यहां पर भी इज है, प्रेजेंट टेंस की बात हो रहा है, तो आर नहीं हो सकता है ही के साथ, एम नहीं हो सकता है, वॉज भी नहीं हो सकता है, क्योंकि इज है। तो ही इज आउट प्लेइंग फुटबॉल, तो कौन सा सही हो जाएगा? ए वाला। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। इफ आई वेयर यू, अगर मैं तुम होता, आई डैश नॉट डू इट, तो मैं यह नहीं करूंगा, तो कौन सा हो जाएगा? आई वुड नॉट डू इट। कौन सा हो जाएगा? आई वुड नॉट डू इट, तो वुड हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन क्या आता है, देखिए चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन जम्बल्ड वर्ड्स, तो हम लोग को ग्रामेटिकली कौन सा सही वाक्य है उसको चुनना है। और ये जो गिवन है जम्बल्ड वर्ड्स, जम्बल्ड मतलब आगे पीछे करके शब्द दिया हुआ है, तो उसको हम लोग को सजा करके चुनना है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए इज एक्सपेक्टेड टू डू एवरी मैन हिज ड्यूटी, तो सही क्या होना चाहिए सेंटेंस? सबसे पहले होना चाहिए पहला एवरी मैन, दूसरा इज एक्सपेक्टेड, तीसरा टू डू, चौथा हिज ड्यूटी। तो अब देखिए कौन सा है? एवरी मैन, एवरी मैन, एवरी मैन दो जगह है, दूसरा में होना चाहिए इज एक्सपेक्टेड, इज एक्सपेक्टेड, तो ये वाला हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, एवरी मैन ये बी वाला, एवरी मैन इज एक्सपेक्टेड टू डू हिज ड्यूटी।
तो ये बी वाला सही है ना। इस तरीके से आपको देखने से ही पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज इन द पैसिव वॉइस। जैसे हम लोग सुनते हैं ना एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, तो उल्टा करके जो कहा जाता है, तो इनमें से कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस में ज्यादा बढ़िया से लिखा हुआ है। द वेंडर्स आर सेलिंग गुड आइटम्स, निधि विजिटेड द न्यू लाइब्रेरी, द पोस्टमैन डिलीवर्स द लेटर्स, द रूम वॉज क्लीन्ड बाय सुधांशु। तो ये वाला सही है, रूम वॉज क्लीन्ड बाय सुधांशु। रूम को सुधांशु के द्वारा साफ किया गया था, है ना। पैसिव वॉइस लग ही रहा है पढ़ने से। अगला क्वेश्चन क्या आता है देखिए, द करेक्ट पैसिव वॉइस। अब इसका जो सही जो पैसिव वॉइस होगा इस वाक्य का, द लाइब्रेरियन गैव मी बुक, द लाइब्रेरियन गैव मी बुक, तो मी का क्या हो जाता है, आई हो जाता है। तो इसका क्या होना चाहिए, गेव। गेव यहां से चुनिए, देखिए गेव कौन सा टेंस है, गिव का गेव हुआ है, पास्ट है ना, पास्ट टेंस है। तो मी का क्या हो जाता है, आई। तो कौन सा सेंटेंस होगा, आई वॉज गिवन अ बुक, किसके द्वारा, बाय द लाइब्रेरियन। तो ये वाला सही हो जाएगा। आई इज नहीं होगा क्योंकि वहां पर भी पास्ट टेंस का है। अ बुक ऐसा भी नहीं रहेगा, आई एम गिवन अ बुक बाय द लाइब्रेरियन, ये नहीं होगा। ये वाला सही है, ए वाला, आई वॉज गिवन अ बुक बाय द लाइब्रेरियन। अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, देखिए ये जो है, अब यहां से शुरू हो रहा है आपका बुक का क्वेश्चन आंसर। आपके पास दो बुक था, एक हॉर्नबिल और एक स्नैपशॉट्स, है ना। तो वहां से अब ये क्वेश्चन सब आएगा। व्हाट वेर द चिल्ड्रन टॉट एट द विलेज स्कूल। तो गांव के स्कूल में बच्चों को क्या सिखाया जा रहा था, तो सिखाया जा रहा था उनको प्रार्थना, है ना, प्रेयर सिखाया जा रहा था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वुड द ऑथर्स ग्रैंड मदर। लेखक की जो दादी माँ है वो क्या खिलाती थी, फीड करती थी स्पैरोज मतलब चिड़ियों को। तो क्या खिलाती थी वो, ब्रेड खिलाती थी, है ना, ब्रेड यानी कि रोटी खिलाती थी। अगला क्वेश्चन देखिए, पहला ही चैप्टर से 3 क्वेश्चन उठा करके डाल दिया, है ना। खुशवंत सिंह ग्रैंड फादर, तो खुशवंत सिंह के जो ग्रैंड फादर थे यानी कि दादाजी जी होते हैं, वॉज एन ओल्ड मैन, वो बूढ़े व्यक्ति थे, हु यूज टू वियर, और वो क्या पहनते थे, तो वो पगड़ी पहनते थे। और पगड़ी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम लोग, टर्बन। तो वो बिग टर्बन पहनते थे। तो खुशवंत सिंह के जो दादाजी थे वो बूढ़े व्यक्ति थे और वो पहनते थे बिग टर्बन, बड़ी सी पगड़ी। द लेंथ ऑफ द वेव वॉकर, वेव वॉकर एक जहाज था जिसमें जो कथाकार जो है, जो राइटर जो है, वो निकले थे समुद्री यात्रा के लिए। तो वो कितना मीटर लंबा था, देखिए एकदम डिटेल में कहानी को पढ़ना है तो वो आप एनसीईआरटी किताब का इंग्लिश बुक में देखिएगा, वहां पर लिखा हुआ है, आप खोजिएगा तो वहां पर उसका लंबाई भी दिया हुआ है, कितना मीटर, 23 मीटर होगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23। तो इसमें कहता है, व्हाट वाज वू डाओजीज लास्ट पेंटिंग। तो वू डाओजी का अंतिम जो पेंटिंग था वो क्या चीज का बनाया था, तो बनाया था लैंडस्केप का। लैंडस्केप मतलब होता है भूदृश्य, लैंडस्केप मतलब भूदृश्य, जो नजारा जो दिखाई देता है, दृश्य जो दिखाई देता है जमीन का, उसको लैंडस्केप कहते हैं। तो उसका चित्र बनाया था लास्ट। हु डिस्कवर्ड टूट्स टॉम। तो टूट्स का जो टॉम था, मकबरा जो था, उसको कौन कौन खोजा था, कौन डिस्कवर किया था, तो कौन डिस्कवर किया था, हावर्ड कार्टर। कौन किया था, हावर्ड कार्टर। अगला क्या था देखिए, द कार्डबोर्ड शोज द पिक्चर्स ऑफ। जो कार्डबोर्ड मिला था उसमें किसका किसका चित्र था, तो उसमें चित्र था पोएट की यानी कि कवि की माँ का और उसके दो कजन्स का। कजन्स मतलब चचेरा भाई बहन या ममेरा भाई बहन, उनका। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी सही होगा। अगला है पोएम का, पोएम से क्वेश्चन उठाया देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज। एक जो मुहावरा टाइप का जो यूज किया गया था फ्रेज, पोएम ऑफ अर्थ। तो पोएम ऑफ अर्थ, इसमें से क्या उठाया गया, मतलब वो क्या कहा जाता था, उसका अर्थ क्या था। द पोएम इज अबाउट अर्थ, क्या ये कविता अर्थ के विषय में है। रेन गिव्स द सेम प्लेजर, बारिश जो है वैसा ही आनंद प्रदान करती है पृथ्वी को जैसे कविता प्रदान करती है किसको, मानव को। तो ये सही है ना, बी वाला सही है, क्योंकि सी में क्या कहता है, रेन इज ऑल्सो नोन एज पोएम ऑफ अर्थ, रेन इज द वॉइस ऑफ अर्थ, ये सब नहीं होगा। आप कविता को पढ़िएगा आपको ये पता चल जाएगा, रेन गिव्स द सेम प्लेजर, रेन सेम प्लेजर देता है पृथ्वी को जैसा कि कविता देता है मनुष्य को। अगला क्वेश्चन,
व्हिच मंथ ऑफ द ईयर, वर्ष का कौन सा महीना को व्याख्या किया गया है पोएम में द लेबरनम टॉप। तो लेबरनम टॉप के रूप में कौन सा वर्ष का कौन सा महीना को व्याख्या किया गया है, तो कौन सा महीना को, सितंबर महीना को। कविता का है क्वेश्चन, अब देखिएगा। व्हाट इज हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, इन्फेंट मतलब होता है नवजात, तो नवजात जो शिशु होता है उसको हम लोग कहते हैं इन्फेंट। तो इन्फेंट के चेहरे में क्या चीज छुपा हुआ है, क्या चीज छुपा हुआ है, इनोसेंस, मासूमियत, क्यूटनेस मतलब प्यारापन, ब्यूटी, सुंदरता की लॉस्ट चाइल्डहुड। तो क्या छुपा हुआ था, लॉस्ट चाइल्डहुड, खोया हुआ बचपन, ये छुपा हुआ था। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में कहता है अकॉर्डिंग टू द पोएम, कविता के अनुसार, फादर टू सन हु हैव लिव्ड इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स, जो पिताजी अपने बेटे से जो बात करते हैं, हु हैव लिव्ड इन द सेम हाउस, जो एक ही घर में रहते थे कई सालों से, तो किसके बारे में विषय में बात हो रहा है अकॉर्डिंग टू पोएम। तो ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पर फादर टू सन, तो फादर और एक्चुअली बी वाला हो जाएगा, फादर और किसके बारे में, एंड द सन के बारे में, इसी के बारे में। तो कौन कौन रह रहे थे, फादर और उनके बेटे रह रहे थे। अगला क्वेश्चन देखिए, सांसुई लिटरली मीन्स, तो सांसुई का मतलब क्या था, सांसुई का मतलब था माउंटेन वाटर, पहाड़ का जो पानी होता है उसको चाइनीज भाषा में सांसुई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सांसुई। अगला क्वेश्चन है टैप्लो इज अ बॉय ऑफ, तो टैप्लो कितना साल का लड़का था, तो टैप्लो 16 साल का लड़का था। इसकी कहानी को पढ़िएगा, बहुत अच्छा कहानी भी है। इसमें 2 टीचर रहते हैं, एक थोड़ा सख्त रहता है, एक थोड़ा बच्चों के साथ घुले मिले रहते हैं, उस विषय में कहानी है। तो टैप्लो कितना साल का लड़का था, 16 वर्ष का लड़का था। किताब में खोजिएगा मिल जाएगा आपको। अब यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन, प्रोफेसर गायतोंडे entered फोर्ब्स बिल्डिंग टू मीट हिज, किसके साथ मिलने के लिए, तो वो अपने बेटे के साथ मिलने के लिए, है ना। प्रोफेसर गायतोंडे एंटर्ड फोर्ब्स बिल्डिंग टू मीट हिज सन, अपने बेटे से मिलने के लिए वो वहां पर एंटर्ड करते हैं। ये भी कहानी का क्वेश्चन है। वेयर डिड द नरेटर, कहां से वो कथाकार निक मिडल्टन मीट नॉर्बू, तो कहां से कथाकार निक मिडल्टन जो था वो किससे मिला था, नॉर्बू से। तो कहां पर मिला था, तो मिला था वो डार्चन में, डार्चन का कैफे हाउस में, डार्चन का कैफे हाउस में मिला था। कहानी का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है देखिए, व्हाट वाज मुराद डिजायर, तो जो मुराद था उसका इच्छा क्या था, तो मुराद का इच्छा था घोड़े की सवारी करना, है ना, घोड़े की सवारी करना। टू ऑन अ हॉर्स, घोड़े का मालिक बनना, ऑन करना नहीं था। टू बिकम रिच, नहीं, अमीर बनने का भी कोई शौक नहीं था। टू राइड अ हॉर्स, हाँ, घोड़े का घुड़सवारी करना। टू विजिट अ वाइनयार्ड, कोई अंगूर का खेत उत में जाना, ऐसा कुछ नहीं था। टू राइड अ हॉर्स, ये सही होगा। अगला क्वेश्चन है, द नरेटर जो कथाकार है और डॉटर उसकी जो बेटी थी ऑफ मिसेज एस विजिट्स द एड्रेस, तो द एड्रेस करके एक आपका कहानी को देखिएगा, तो उसमें कौन सा एड्रेस पर विजिट करती है, तो नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट, है ना, इसको याद रखना है, इस एड्रेस पर विजिट की थी, नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, वेयर डिड रांगा गो टू स्टडी, तो रांगा जी मैरिज करके एक कहानी था, पढ़िएगा उसको, बढ़िया कहानी है। तो उसमें रांगा पढ़ने के लिए कहाँ गया था, तो पढ़ने के लिए गया था वो बैंगलोर। कहाँ गया था, बैंगलोर पढ़ने गया था। अगला देखिए क्वेश्चन कहता है, हु वाज आइंस्टीन्स हिस्ट्री टीचर, तो आइंस्टीन का हिस्ट्री टीचर, इतिहास के शिक्षक कौन थे, तो आप पढ़िएगा आइंस्टीन के बारे में, एक आपका कहानी है उसमें, उसके आइंस्टीन के हिस्ट्री के टीचर थे मिस्टर ब्राउन। कौन थे, मिस्टर ब्राउन। और ये इतिहास उसको पढ़ने के लिए कहते थे, और आइंस्टीन को तिथि, युद्ध, ये सब याद नहीं होता था, तो टीचर आइंस्टीन को पसंद उतना नहीं करते थे इतिहास के टीचर, क्योंकि ये ज्यादा याद नहीं कर पाता था। कहानी पढ़िएगा, बढ़िया कहानी है। चलिए अगला क्वेश्चन, डैश वाज स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटिंग, इसमें से कौन शक्तिशाली और प्रभावकारी थे, तो कौन थे, मिसेज फिट्जगेरल्ड, है ना, तो मिसेज फिट्जगेरल्ड, तो ये शक्तिशाली भी थे और प्रभावकारी भी थे, प्रभावित करने वाले। अगला क्वेश्चन है देखिए, साहिद सफर्ड फ्रॉम व्हिच डिजीज, तो साहिद जो था वो कौन सा डिजीज से पीड़ित था, मलेरिया से, टाइफाइड से, टीबी से कि कैंसर से, तो पीड़ित था कैंसर से।
किससे? कैंसर से। हु वाज एंड्रयू मैनसन? हु वाज एंड्रयू मैनसन? तो एंड्रयू मैनसन कौन था? तो एंड्रयू मैनसन था एक डॉक्टर, एक डॉक्टर, क्योंकि द बर्थ करके एक चैप्टर था आपका, आपने पढ़ा होगा यदि, तो उसमें एंड्रयू मैनसन एक डॉक्टर था। तो इस तरह से हमने पूरा सेट जो था आपका इंग्लिश का, उसके हमने सॉल्व कर लिया। तो आगे भी हम लोग और भी कोशिश होगा कि सारा मॉडल सेट को सॉल्व करें, और जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होगा, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, उसको भी हम लोग साथ में लेकर के चलेंगे। तो इसी तरह आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, और साथ में वीडियो के जुड़े रहने के लिए सभी को थैंक यू।